वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब शो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके निवेश पोर्टफोलियो में जो जो आपने निवेश के विकल्प शामिल किए हुए हैं, जो जो एसेट क्लासेस आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखी हैं, उनके लिए 2023 में किस तरह के ट्रिगर सामने आ रहे हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, भले ही वो इक्विटी हो, डेट हो, सोना हो, रियल एस्टेट हो। हमारे एक्सपर्ट की टीम आपके लिए क्या क्या सलाह लेकर आई है, उस पर फोकस करते हैं और उसके बाद दर्शकों के साथ जुड़ेंगे और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कराएंगे। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत उस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। एसेट क्लासेस की जब भी हम बात करते हैं अर्नब जी, तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा अहम रूल है जो निवेशकों को, दर्शकों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात हो रही है। अगर एक एक एसेट क्लासेस को लेकर मैं चलूँ तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ सोने की। सोने को लेकर 2023 में क्या क्या अहम ट्रिगर्स हैं, क्योंकि हम भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, लेकिन सोना अधिकतर गहनों के फॉर्म में खरीदा जाता है। अब अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, या अगर आपने निवेश किया हुआ है जो कि भले ही गहने के फॉर्म में हो, वैसे उसको प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा हुआ है, गोल्ड फंड के तहत अगर आप निवेश करते हैं, गोल्ड ईटीएफ के तहत आप निवेश करते हैं, डिजिटल गोल्ड अगर आप आजकल खरीदने में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं, तो अर्नब जी 2023 में सोने या इस एसेट क्लास के लिए क्या ट्रिगर्स हैं? ऐसी कौन कौन सी अहम बातें हैं जो एक निवेशक को या एक आम दर्शक को, जिसको शायद अगर निवेश भी करना हो, पैसे लगाने भी हो, तो इंतज़ार क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन खबरों से उनको रूबरू रहना चाहिए? जी, अगर आप देखें तो सोना एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है, क्योंकि ये आपके पूरे पोर्टफोलियो में एक कॉम्प्लीमेंट करता है आपके अलग-अलग एक्सपोज़र को। अब 2023 की बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो सोने में इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूएस के फेडरल रिजर्व किस हद तक और कब तक अपनी ब्याज की दरें बढ़ा रहे थे, क्योंकि जब तक ब्याज की दरें बढ़ती है तब तक जो सोने का इंटरनेशनल का भाव है उस पे प्रेशर रहेगा। जैसे ही ब्याज की दरें यूएस में बढ़ना बंद हो जाएगी और शायद एंड ऑफ द ईयर कम भी होने लग जाएगी, जब वो होता है तब डॉलर में जो वीकनेस आती है उससे सोने को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहता है खास करके सोने के लिए कि कब फेड अपना रेट हाइक्स खत्म करेगी और कैसे आगे की पॉलिसी अडॉप्ट करता है। दूसरी बात जो सोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके भारत में, वो है कि रुपये की चाल डॉलर के मुकाबले कैसे रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में सोने का जो भाव है उस पे दो फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। एक है इंटरनेशनल के भाव में बदलाव और दूसरा है एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। तो हमने देखा है कि अगर आप पिछले 10 साल को देखें, तो अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को देखें डॉलर टर्म्स में, तो पिछले 10 साल में शायद आपको एनुअल 0.5% रेट ऑफ रिटर्न मिला होगा। लेकिन जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में, तब रेट ऑफ रिटर्न काफी ज्यादा है, वो नियरली 4% है। और ये खास करके इसीलिए है क्योंकि रुपये में डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये एक दूसरा फैक्टर होगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाती है, टेंशन हो जाता है, युद्ध मानो कि स्प्रेड होता है, तो उस समय सोने को एक सेफ हेवन मान के उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है और उससे उसके भाव बढ़ते हैं। तो ये एक बड़ी फैक्टर होगी। अगर ग्लोबल क्राइसिस कहीं भी आती है तो सोने में एक आपको उछाल देखने को मिलेगा। और फोर्थ और फाइनल फैक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें कि सोने की साइकिल में कहाँ है। देखिए, सोने की साइकिल एक लंबी साइकिल होती है, तो उसमें आपने कई सारे साल देख लिए हैं जहां पर बहुत अच्छा राइज नहीं आया। तो अगर वो साइकिल भी टर्न होती है तो आपको इंटरनेशनल सोने के भाव में और उसको लेके भारतीय सोने के भाव में भी आपको उछाल दिखेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये सोने के लिहाज से अहम बात जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। साथ ही क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ही इंतजार करना चाहिए अर्नब जी, या और भी विकल्प हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहां पर आपको प्राइस एप्रिसिएशन के अलावा एक 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर। उसके अलावा अगर आप इफ यू होल्ड टिल मैच्योरिटी तो टैक्स फ्री हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके लिए इतना लंबा होराइजन आपका नहीं है, तो आप गोल्ड ईटीएफ को भी ध्यान में ले सकते हैं।
ऑलराइट, चलिए सोने के बाद हेमंत जी रियल एस्टेट की बात करते हैं, जो 2022 में मेरे ख्याल से एक बम्पर साल रहा है। ख़ासतौर से हमने देखा कि जिस तरह से डिमांड एक तरह से रिवाइव होती हुई दिखाई दी है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लिए जो सपना देखा है घर का, वो पूरा किया है। लेकिन अब ब्याज दरें बढ़ रही है, उसके बावजूद भी हमने देखा कि होम लोन के डिमांड को लेकर फ़िलहाल कोई ख़ास गिरावट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले तिमाहियों में हम बढ़ती हुई ब्याज दरों को लेकर किस तरह का मंजर देखेंगे, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि डिमांड रोबस्ट रहने की ही आशंका है बढ़ती हुई ब्याज दरों के बावजूद। आप बताएं किस तरह का आउटलुक रियल एस्टेट को लेकर आप भाप रहे हैं। वो तमाम लोग जो कि शायद अगर घर लेना चाहते हो या जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रियल एस्टेट हो, क्या उसको बना कर रखें, बेच दें, या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो करें, क्या कहेंगे आप? देखिए कविता, इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो ये कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट को कैसे देखते हैं, दूसरी तरफ अगर आपको अपने इस्तेमाल के लिए अगर घर खरीदना है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 2022 एक बहुत अच्छा साल था, बट उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने शुरू हुए और अब हम कह सकते हैं कि शायद हम उस इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल के एकदम आखिरी चरण में है। हम शायद में भी डिपेंडिंग ऑन फेड क्या करते हैं या आरबीआई को क्या लगता है, शायद में भी एक रेट हाइक आपको और देखने को मिलेगा। सच्चाई ये है कि जिन भी लोगों को, निवेशकों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना था अपने रहने के लिए, आई थिंक अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं। देखिए अभी तक वहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। दो सेगमेंट है यहाँ पे, एक अफोर्डेबल सेगमेंट होता है और दूसरा है मिड टू लग्जरी। आई थिंक मिड टू लग्जरी में तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है और शायद पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि शायद वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले। लेकिन जो अफोर्डेबल होता है, अगर ये डिपेंड करता है कितना रेट हाइक होता है और शायद अगर इसका कुछ इम्पैक्ट हमें स्लो डाउन दिखा भी, तो मुझे लगता है शायद उसके अभी भी उसमें 1 या 2 क्वार्टर बाकी हैं, क्योंकि अफोर्डेबल जो सेगमेंट है वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, ईएमआई बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रेशर आता है उस सेगमेंट के ऊपर। तो शायद हमें वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, बट ब्रॉडली मुझे लगता है कि 2023 भी रियल एस्टेट के लिए अच्छा साल लगेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए घर खरीद रहे हैं, देखिए इंटरेस्ट रेट की साइकिल्स हैं, राइट। हमने 2022 के शुरुआत में देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है बिल्कुल नीचे थे, उसके बाद हमने देखा हाइक हो गए, और अगर ऐसे लग रहा है जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट साइकिल चल रही है कि हो सकता है कि एक बार वो पॉज हो जाए, तो शायद में भी 24 के शुरू में फिर से आप उसमें थोड़ी ईजिंग देखें। तो ये एक साइकिल है। मुझे नहीं लगता, अगर आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, अगर आपको अपना ड्रीम हाउस मिल रहा है, अगर आपके बजट में वो है, हो सकता है कि 6 महीना या 1 साल आपके शायद ओवर बजट हो जाए, आपके लिए तकलीफ हो, बट मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 15-20 साल का आप लोन लेके अगर आप अपने लिए घर बनाते हैं, और ये साइकिल्स आती जाती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये अभी एक बार टैकल किया तो उसके बाद नहीं होगी। और अगर ऐसी चीज़ है, ये साइकिल्स अगर आनी है, तो फिर आई थिंक आपका फोकस एज ए बायर, होम बायर जो है, वो होना चाहिए कि अगर आपकी पसंद का घर मिल रहा है, ब्रॉडली आपके बजट में है, तो फिर आप उसके लिए आई थिंक यू शुड गो अहेड रादर देन वेटिंग फॉर इंटरेस्ट रेट साइकिल। बिकॉज जैसा मैंने कहा, और इंटरेस्ट रेट साइकिल हमने देखा है पिछले कुछ सालों में छोटी हो रही हैं और थोड़ी इरेटिक हो रही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देके बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, बट थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर के बाद देखने को मिले। ऑलराइट, तो ऐसे में अर्णव जी, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जिन्होंने घर बनाने का मन बना लिया है वो घर खरीद लें? जी, वो जब आपको सेल्फ कंजम्पशन के लिए घर चाहिए, तो उसमें जब जो कोई प्रॉपर्टी अच्छी लगे, जो आपके नीड्स के लिए सूटेबल हो, तब आपको खरीदना चाहिए। तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ओनली अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए करें, तो ये इंटरेस्ट रेट एक एडिशनल फैक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं डेट की ओर, जहां पर लगभग 2022 से ही हम कह रहे हैं कि लोगों को, निवेशकों को ख़ास तौर से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए और अपने डेट पोर्टफोलियो में बहुत सारे जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको शामिल करने का समय आ गया है। तो हेमंत जी, अभी तो बैंक्स ने भी लोगों को मैसेजेस करना शुरू कर दिया है कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट पे आपको ज़्यादा ब्याज दर मिल रही है, पैसे लॉक इन करने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। कैसे आप देख रहे हैं डेट या फिक्स्ड इनकम को लेके ट्रिगर्स 2023 के लिए? और उसमें भी अगर किसी को निवेश करना हो तो देखिए सभी जगह रेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और जो हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला बहुत अग्रेसिवली ही नहीं, धीमी गति से ही सही, लेकिन बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ऐसे में ज़्यादा गुंजाइश यही है कि आने वाले वक्त में भी हम ब्याज दरें बढ़ती हुई देखें। तो क्या किया जाए?
तो देखिए कविता, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेट के लिए। आई थिंक हर निवेशक को ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के आप अपनी डिसीजन मत लीजिए। दूसरी बात ये समझिए कि इंटरेस्ट रेट और जो बॉन्ड प्राइसेस हैं उनके अंदर जो इन्वर्स रिलेशनशिप है। 2022 क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने शुरू हुए ऑब्वियसली, तो वो एक अच्छा समय नहीं था बॉन्ड फंड के लिए। इनकम फंड्स के लिए हमने देखा कि रिटर्न जो है वो सबड्यूड थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल के ऑलमोस्ट फैग एंड पे हैं, मे बी एक हाइक हम देखेंगे। तो अभी जो अगर मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज की बात करूं तो बॉन्ड यील्ड जो है करीब करीब 2% ऊपर है। तो एक अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए आगे देखने का कि अगर वो चाहें तो इन हायर यील्ड के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक कर सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन बहुत क्लियर है, आपके पास 3-4 या उससे ज़्यादा लंबा समय है आपके पास, तो दो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास इस समय पे। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं और फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स। मुझे लगता है कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करूं, मैं क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो अंडरलाइन की बात करूं और लिक्विडिटी की बात करूं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है उनको एक एज है एज कंपेयर टू फिक्स मैच्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू है, कभी कभी पोर्टफोलियो क्वालिटी का भी इशू। हालांकि मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट 99% इन्वेस्टमेंट जो अभी हो रही है वो AAA में हो रही है। फिर भी मुझे लगता है कि टारगेट मैच्योरिटी विद लिक्विडिटी एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉक कर सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है समय आ गया है, अगर आप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रिस्क ले सकते हैं, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, आप समझते हैं कि इसका एक्चुअली रिस्क अटेंडेंट रिस्क क्या है, तो मुझे लगता है कि इस समय पे या मे बी अगले 1 या 2 महीने में अगर आप चाहें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो डेट फंड्स हैं उसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए होगा जो इसके अटेंडेंट रिस्क को समझते हैं, जिनका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी का वो रिस्क ले सके। और उसके अलावा ऑब्वियसली जैसे जैसे आगे हम जाएंगे तो मुझे लगता है कुछ और ऑप्शन, जैसे अगर आपको 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, वो तो एक अच्छी ऑप्शन है ही। बट इस समय ये बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए जो यील्ड इस समय इस लेवल पे है उस पर लॉक करने के लिए, और सबसे बेहतरीन ऑप्शन मुझे लगता है वहाँ पे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है। चलिए, इक्विटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ। तो एक एक करके दर्शकों के कॉल भी शो में शामिल करेंगे। अर्णव जी, इक्विटी को लेकर मेरे ख्याल से लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है और पूरा दिन चैनल पर हम इसी पर बात भी करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो लोगों को पता ही होगी। एक ऐसा निवेशक जिसने अपने पोर्टफोलियो को गोल बेस्ड तरीके से बनाया हो, जहाँ पर शायद उन्हें घर खरीदने का एक लक्ष्य जो पूरा करना है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का एक लक्ष्य पूरा करना है, अपना रिटायरमेंट का लक्ष्य पूरा करना है, उस शख्स के लिए बाजार का उतार चढ़ाव, करेंसी का कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो खबरों में लगातार रहती हैं और आपको पढ़नी चाहिए। भले ही आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता हो कि आपके पोर्टफोलियो में से पैसे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं। बताएं अर्णव जी, इक्विटी 2023। जी, जैसे आपने कहा कि इक्विटी के इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट पे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप एक लॉन्गर टर्म व्यू देखिए, एक ओवरऑल पिक्चर देखिए। फॉर एग्जांपल, इस साल में जिस प्रकार से यूएस में क्या रिसेशन आएगा या नहीं, यूरोपियन यूनियन में स्थिति का क्या रहेगी और चाइना में किस प्रकार का स्लो डाउन रहेगा, ये एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट सेंटीमेंट के लिए। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर वीकनेस से ओवरऑल सेंटीमेंट वीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो इस प्रकार से लिक्विडिटी सब आउट हो रही है दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट से, उसका भी असर होता है, क्योंकि लेस लिक्विडिटी से ओवरऑल इक्विटी में नेगेटिव एक इम्पैक्ट आता है। लेकिन इसके सामने हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भारत में लोकल लिक्विडिटी कैसी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, वो सब का जो निवेश है वो बढ़ रहा है और वो एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसलिए क्योंकि जो रिटेल निवेशक है वो रेगुलरली हर मंथ जिस प्रकार से 13,000 करोड़ की आज एसआईपी हो रही है, वो आंकड़ा जैसे जैसे स्टेडी होके बढ़ रहा है, उससे भी एक बड़ा इफेक्ट होगा कि किस प्रकार से इक्विटी लोकल मार्केट में चलेगी। और खास करके एक लास्ट फैक्टर ये भी है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या इस प्रकार के ग्लोबल स्लोडाउन में अपने को सस्टेन कर सकेंगे, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में हिट आती है तो ऑब्वियसली उससे बाजार पे नेगेटिव असर होता है। तो अगर आप ये ग्लोबल सिनेरियो, लोकल लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे ध्यान रखें, तो आपको ओवरऑल इक्विटी का एक अच्छा अनुमान आ जाएगा और ये काफी वॉलेटाइल रहेगा पूरे साल।
ऑलराइट, चलिए तमाम एसेट क्लासेस जहां पर हमने आपको बताया कैसे इसे अपने पोर्टफोलियो में ध्यान से और समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। अब दर्शकों के सवालों की ओर हम बढ़ेंगे और पहला सवाल हेमंत जी के लिए पूछ रहे हैं नागपुर से सुदर्शन। सुदर्शन नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम। मेरा सवाल ये था, एक्चुअली मैं 32 years old और currently I am investing 50,000 through SIP। तो मेरे पास में 3 फंड है, एक SBI स्मॉल कैप, एक्सिस फ्लेक्सी कैप एंड HSBC मिड कैप, जो अर्लियर इट वाज LT। तो तीनों फंड में 5,000 ईच पर मंथ कर रहा हूँ। करंटली मेरा पोर्टफोलियो 11 लाख का हो चुका है और इसके अलावा मैं 24,000 तक का मैं PF में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है। मेरा अभी नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है। तो मुझे आई नीड सजेशन ऑन दिस फंड और व्हाट विल बी माय अमाउंट अलोकेशन, अगर इसको मुझे 10 साल के हिसाब से देखना है। कितना बढ़ा पाएंगे आप निवेश? सुदर्शन, अपना निवेश कितना बढ़ा पाएंगे आप, राशि? मैम मैं इसको मतलब हर साल में उसको 20% इंक्रीमेंट से करता हूँ। तो मैंने 1,000 रुपए से शुरू किया। ओके। तो इस हिसाब से मैं आई कैन इंक्रीज दैट अप टू 30%, 40% ऑन एवरी ईयर। गॉट इट। तो इस हिसाब से मैं टारगेट पकड़ रहा हूँ। चलिए, आपका सवाल समझ में आ गया है। जी जी। सेकंड ये क्वेश्चन था मेरा, ये जितने भी फंड है मेरे, ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें मेरा रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मुझे इसको डायरेक्ट स्विच करना है। तो जो स्विचिंग का प्रोसेस है उसमें तो रिडम्पशन आ जाता है, जिसमें टैक्स और ये बाकी की चीजें आती है। तो राइट नाउ मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है वो फंड की। तो इसमें क्या मैं ये रेगुलर का SIP स्टॉप करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर स्विच करना सही रहेगा? बताते हैं आपको। हेमंत जी बताएं। देखिए कविता, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो इन्होंने कहा कि इनके पास 10 साल का समय है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 24,000 रुपये PF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं उनका एसेट एलोकेशन देखूं उस हिसाब से, तो मुझे लगता है थोड़ा कंजर्वेटिव है, स्पेशली अगर मैं उनके टाइम होराइजन को देखूं। टारगेट इनका काफ़ी बड़ा है, 5 करोड़ 10 साल में। एक्चुअली अभी अगर मैं इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अगर देखूं, 11 लाख की इनकी जो अभी करंट पोर्टफोलियो है और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP और PF के द्वारा, करीब 1.25 करोड़ का कॉर्पस आप बना पाएंगे सुदर्शन 10 साल के बाद। अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप अगर अपना टाइम होराइजन 5 साल या कुछ और बढ़ा सकें, वो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर आपको 1.25 करोड़ और इसी तरह की एसेट एलोकेशन अगर आपकी पोर्टफोलियो में रहेगी, तो पहली बात तो आपको इक्विटी में थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, कम से कम मुझे लग रहा है कि 3 गुना आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। शायद हर साल बढ़ाने से उतना समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ओवरऑल सिर्फ 10 साल का समय है। तो ये एक चीज़ आपको देखनी है। दूसरी, आपका जो पोर्टफोलियो है, मैं कह दूं यहाँ पे कि 2 फंड है, जैसे एक्सिस का जो फ्लेक्सी कैप फंड है और HSBC का मिड कैप। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अगर आप बदलाव करें तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो सकती है। मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल का मिड कैप जो फंड है उसको आप देख सकते हैं, और एक्सिस फ्लेक्सी कैप की जगह में आप कोटक फोकस फंड को देखिए। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी फंड है, तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा परफॉर्मेंस सुधरेगी। और अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो फिर आप इन्हीं तीनों फंड में बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई और फंड ऐड करना हो। जहां तक आपने कहा कि रेगुलर से आपको डायरेक्ट में जाना है, 2 एस्पेक्ट हैं देखिए यहाँ पे। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आप स्विच भी करते हैं तो आपको कैपिटल गेन और एग्जिट लॉस वगैरह अगर कुछ होगा तो आपको देना होगा, उसको आप देख लीजिए। आपने अगर अपना मन बनाया कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहली बात, अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उन फंड्स में आप अपनी जो SIP है वो डायरेक्ट में कर सकते हैं। और इवन जो फंड आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां पे भी अगर आप अपनी SIP बंद करें, उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी डायरेक्ट में SIP शुरू कर सकते हैं। आपने पूछा कि ये वाकई में आपकी स्ट्रैटेजी के लिए सही रहेगा, वो डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप उसको सही तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे, अगर आपको लगता है कि जब फंड में बदलाव करने की जरूरत है आप कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप कॉस्ट में आप सेविंग करेंगे। बट अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास हैंड होल्डिंग नहीं है या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो फिर कभी कभी हम जो थोड़ी कॉस्ट बचाने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको स्विच करने की बात है, देख लीजिए अपने टैक्सेशन के हिसाब से। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको लॉन्ग टर्म होने दीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। बट SIP में डेफिनेटली आप डायरेक्ट में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को समझिए कि एज एन इन्वेस्टर क्या आप वाकई में
खुद से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिर मुझे लगता है गाइडेंस लें तो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्णव जी के लिए सवाल वैभव मेहता पूछ रहे हैं, इनकी उम्र 25 साल की है। हाय वैभव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, मैं वैभव बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। राइट। तो करंटली मैंने अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और जस्ट अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है। तो मुझे काफ़ी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके काफ़ी सारे 5 या 6 लिक्विड फंड्स है, उसमें अभी मैंने करीब 35-40 हज़ार इन्वेस्ट किया हुआ है। और पिछले महीने मैंने एक टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ था HDFC लाइफ का। तो मेरा प्लान था उस हिसाब से कि गोल एक तो कैसे सेट करें वो आप मुझे बताइए, और दूसरा मेरा वो प्लान था कि अगले 10-20 साल के लिए मैं 10,000 की SIP करना चाहता था। तो कौन से फंड में बेटर रहेगा, तो मतलब मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं 20 साल के बाद, तो वो मुझे जानना था। ऑलराइट वैभव, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 25 साल की उम्र है आपकी और आपने अपने लिए एक निवेश रणनीति तो बनाई दी है, शुरुआत कर ली है, आपने सोचा इस बारे में, वो ही अपने आप में काफ़ी सराहना करने लायक बात है। आगे कैसे बढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। हेमंत जी, अर्णव जी का सवाल है, सॉरी। हाँ, तो अगर हम देखें तो जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि गोल्स कैसे सेट करते हैं, इसमें ये तो आपको खुद को पूछना है कि आपको क्या अचीव करना है। लेकिन जब गोल सेट करें तब 2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि एक, आप अपना टाइम फ्रेम नक्की कर दीजिए, तय कर दीजिए कि कब मुझे ये गोल अटेन करना है। दूसरी बात ये कि उसको एक अमाउंट दे दीजिए, ऐसा ना हो कि मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, तो आप वो स्पेसिफिकली कह दीजिए कि मुझे 10 लाख चाहिए 12 साल में। तो उससे आपका जो निवेश है वो उस गोल के मुताबिक फिर आप सेट कर सकेंगे। तो ये गोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपसे इसी से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की कि आपने 4-5 लिक्विड फंड में पैसा डाल रखा है, तो ये एक ही लिक्विड फंड में अगर आप पैसा पार्क करते हैं तो वो ठीक रहता है, क्योंकि इतने सारे लिक्विड फंड्स की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन ये लिक्विड फंड जो होता है वो एक टेम्पररी होल्डिंग प्लेस होता है। आपको आपका जो गोल है 20 साल दूर है, तो अगर उसके लिए निवेश करना है तो आपको एक एग्रेसिव अप्रोच आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप यंग हैं, आपके पास समय है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आप एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो यहाँ पर एक खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आपने जॉब की है तो वहां पर आपका जो पीएफ जाता होगा उसमें डेट एक्सपोजर आपको मिलता है। तो ओवरऑल एक्टिविटी के पोर्टफोलियो में जो जगह है वो ये डेट एक्सपोजर के सामने बैलेंस करके आपको एक थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास निवेश करने के लिए अमाउंट है तो पहले तो जो लिक्विड फंड्स की अमाउंट है वो भी आप धीरे धीरे करके ट्रांसफर कर दीजिए इक्विटी फंड्स में। और मेरा कहना है कि आप शुरुआत एक लार्ज एंड मिड कैप फंड से कर सकते हैं, जैसे कि कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड है। उसके बाद एक आप फ्लेक्सी कैप अगर आपको ऐड करना है तो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप है, जो एक वैल्यू ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता है। और फिर जाके जैसे अगर आपके पास पैसा एडिशनल हो जाए, आप अपना निवेश बढ़ाएं, तब एक मिड कैप फंड और फिर एक स्मॉल कैप फंड, इस प्रकार से आप ऐड करके एक अपना पोर्टफोलियो भी वाइडन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं वैभव को सलाह मिल गई हो और शो का समय लगभग समाप्त हो गया है। झटपट रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर और शुरुआत करेंगे हम हेमंत जी से। हेमंत जी बताएं, गुरु मंत्र क्या होगा आपका? जी कविता, मैं कहना चाहूंगा कि साल के शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखिए अपने पोर्टफोलियो में। इसलिए नहीं कि नए साल में कुछ स्पेशल होता है, बट इसलिए कि अगर आप एक डिसिप्लिन तरीके से हर साल इन चीजों को करें कि आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। एक तो अपने एसेट एलोकेशन को देखें, दूसरा देखें कि आपको पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करने की जरूरत है। और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट एसेट क्लासेस में और विद इन एसेट क्लास के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना आपको एक्सपोजर रखना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान रखिए। क्या आपके पास जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एडिक्वेट है, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एडिक्वेट है, क्या आपका जो इमरजेंसी फंड है वो एडिक्वेट है कि नहीं। ये 3 चीजों का ध्यान रखिए, हर साल डिसिप्लिन तरीके से करिए। आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न होंगे और कहीं ज्यादा आपको जो कहते हैं कि जो कंफर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर ओन मनी। अर्णव जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, उनसे कोई भी कम्युनिकेशन आए या कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए। लोग
जो भी कम्युनिकेशन आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट हो जाती है और उससे उनके निवेश पर भी असर पड़ता है। तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, उसे पढ़िए, अगर कुछ एक्शन लेना है तो उससे तुरंत लीजिए, ताकि आपका निवेश नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स बट जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये थे आज के गुरु मंत्र हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, और इसी के साथ हेमंत जी आपका, अर्नब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने इस खास पेशकश के लिए दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं और हम करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग इस शो पर। नमस्कार।